वेलकम स्टूडेंट। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में क्या कर रहे थे, जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हुआ है आपका एसएससी जीडी एसएससी का, ठीक है, 2024 में, उसी की थर्ड शिफ्ट को आगे सॉल्व करेंगे। पहला और दूसरा हम लोगों ने कर ही लिया था। अब ये तीसरी शिफ्ट है 9 तारीख की, 9 सितंबर 2024 की, इसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेलवे नेटवर्क अकॉर्डिंग टू रेलवे ईयर बुक 2019 एंड 20। ठीक है, रेल वार्षिकी 2019 और 20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी थी। ठीक है, तो कितनी थी? 67,956 किलोमीटर। ठीक है, ये भारतीय रेलवे की लंबाई थी। चौथा बड़ा रेलवे है इंडिया के पास में, तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो फोर्थ बिगेस्ट लार्जेस्ट जिसको आप बोल सकते हैं रेलवे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चौथा बड़ा भारतीय रेलवे नेटवर्क है, फोर्थ। इसके अनुसार कितना है? 67। और जो अभी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जो अभी रिपोर्ट पब्लिश हुई है मार्च 2024 में, उसके अकॉर्डिंग रेलवे नेटवर्क की लंबाई, ये भी देख लो आप, रेलवे नेटवर्क की लंबाई 68,584 किलोमीटर है। ठीक है, पहले कितनी थी 2021 के अनुसार? 67,000। उसके 3 साल बाद या 4 साल बाद कितनी है? 68,584 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अभी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। टोटल कितने जोन है? 18 जोन है इस टाइम पर, 18 मंडल है, रेलवे जोन है जो। ठीक, कौन सी पोजीशन पर है इंडिया का रेलवे? चौथे नंबर पर, जो कि टोटल 40% लंबाई है ऑफ इंडियाज लेंथ, यानी भारत की लंबाई का 40% है इंडियाज लेंथ। ठीक, ये होगा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 103 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये क्षेत्रफल है, तो आपको बताना तो कौन सी है? पैसिफिक प्लेट। कौन सी? पैसिफिक प्लेट। ठीक है, इसी का जो क्षेत्रफल है वो 103 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। अगर यूरेशियन की बात करें तो कितना है? 67 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी की इन दो प्लेट्स की बात नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ी कौन है 103 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के साथ में? पैसिफिक। पैसिफिक प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है जो पृथ्वी पर मौजूद है, तो क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन 4, पैसिफिक प्लेट। ठीक है, अगर कोई यूरेशियन की पूछे तो 67 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, इसका भी बता सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखो, नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कहाँ का है? ओडिशा का है, एक फसल उत्सव है। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसमें? ओडिशा का है। ठीक, नुआखाई क्या है? नुआखाई फसल उत्सव, फसल कटाई उत्सव। इसमें लोग फसल कटने के बाद भाद्रपद यानी कि सितंबर माह में मनाते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हो? गणेश चतुर्थी के अगले दिन, गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाते हैं। जैसे चावल की पहली फसल आई है, ठीक, तो उसको जो पहली फसल का भोजन होगा, यानी कि उस चावल को बनाया जाएगा, तभी ये लोग क्या मनाते हैं? नुआखाई। ठीक है ना? और किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा के साथ में छत्तीसगढ़ में भी ये मनाया जाता है। क्या लिख लोगे? छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। और उड़ीसा के उसके नृत्य की पूछे और बताइए, उड़ीसा के लोक नृत्य, तो इसको भी देख लो थोड़ा। गोतीपुआ,
बागनाचा, नुआखाई, दलखानी एवं मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। ठीक, तो ये आपके लोक नृत्य है या लोक उत्सव है जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है, नुआखाई के बारे में देख लिया, फसल कटाई उत्सव है, सितंबर माह में इसको सेलिब्रेट करते हैं। ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़ में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें लोग जो पहला चावल होता है उसे खाते हैं। ठीक है, सितंबर माह यानी कि अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर भाद्र का महीना यानी कि भादो का महीने में इसको सेलिब्रेट करते हैं, गणेश चतुर्थी के अगले दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 CO2H युक्त एक सीधी श्रृंखला एल्काइल कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो कौन सा इसमें? ब्यूट्रिक एसिड। ठीक, ब्यूट्रिक एसिड है। जो ये केमिकल फॉर्मूला गिवन है वो किसका है? ब्यूट्रिक एसिड का है। कल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अच्छा, ब्यूट्रिक एसिड को किस में यूज करते हैं? मछलियां पकड़ने के लिए चारे के रूप में। अगर कोई उपयोग पूछे तो क्या बोलोगे? मछलियां पकड़ने के लिए चारे के रूप में। ठीक है, चारे के रूप में इसको उपयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था? तो वो कौन था सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक? उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन ने 2002 में पद्म भूषण जीता था। अच्छा, इनकी कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं, सारी चीजें आ जाएंगी। 1988 में इनको पद्मश्री मिला। 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण। क्या है ये? जाकिर हुसैन तबला वादक, इनके पिता अल्लाह रक्का खां भी एक तबला वादक थे। ठीक है, तबला वादक की बात की गई है, उपलब्धियों की बात है। और दूसरा, 4 बार ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित भी हैं। 4 बार ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित, 4 बार ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित। ठीक है, तो ये उनकी टोटल उपलब्धियां हैं। और कोई पूछ ले कौन कौन तबला वादक है तो इसको ही बता देना तबला वादक के नाम। किशन महाराज, जाकिर हुसैन, एवं अल्लाह रक्का। ठीक है, काफी फेमस नाम है तो आप इनको इंक्लूड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो ये कौन सा है? आर्टिकल 28। ठीक है, आर्टिकल 28 आपका किसी भी संघ, सरकारी संस्था, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान, ठीक है, इंस्टीट्यूशन जिसमें सरकार पैसे लगा रही है और उसमें आप चाहते हो कुरान को या फिर किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ाया जाए, तो उसमें सीधा निषेध लिखा है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। अनुच्छेद 28 ऐसा कहता है कि आप किसी भी शिक्षण संस्थान जिसमें सरकारी पैसा लगा हुआ है, आप उसमें किसी भी तरीके से किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, जिस पर्पज से वो बना है उसी पर्पज से उसे इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 31 क्या कहता है? आर्टिकल 31 की बात करें, आर्टिकल 31 क्या बोलता है? संपत्ति से संबंधित प्रावधान देता है, संबंधित प्रावधान देता है। ठीक है, संपत्ति से संबंधित प्रावधान का मतलब क्या है कि राज्य किस तरीके से इस संपत्ति को कानूनी अधिकार के थ्रू ले सकता है, ना कि किसी राजकीय ऑर्डर से। ठीक है, आर्टिकल 29 में देखते हैं, आर्टिकल 29,
सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है, अगर कोई माइनॉरिटी है तो उसके हितों का संरक्षण गवर्नमेंट करे, हितों का संरक्षण। और ये दिया किसमें है? अनुच्छेद 29 में, ठीक है। अनुच्छेद 30 देखते हैं। इस अनुच्छेद में सरकार द्वारा माइनॉरिटी के किसी इंस्टीट्यूशन यानी कि जो अल्पसंख्यक है उसकी संस्था के लिए वित्तीय मदद का उल्लेख है, ठीक है। कोई भी राज्य ये कहकर वित्तीय मदद से इंकार नहीं कर सकता कि वो उसके धर्म में नहीं आता, ठीक है, उसको वित्तीय मदद दी जाएगी। तो ये आपके आर्टिकल 28, 29, 30 और 31 के बारे में जानकारी है। यहाँ क्या बोला था? राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा देने पर रोक के बारे में बात थी, तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 28, ठीक है। और बाकी के तीनों आर्टिकल ठीक से देख लो इनको। चलो नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 से संबंधित है। किससे संबंधित है अनुच्छेद 77? तो ये आपका कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट से कौन संबंधित है? आर्टिकल 63। ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से कौन संबंधित है? आर्टिकल 69, ठीक है, ये संबंधित है। तो ये दोनों, इसका राइट आंसर क्या था? 77 का कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो हिंदी में क्या मतलब है इसका, अनुच्छेद 77 को लिखे तो कार्यपालिका का कोई भी कार्य राष्ट्रपति के प्रति राष्ट्रपति की अथॉरिटी फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिस तरीके से आप अगर किसी देश के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एमओयू साइन करते हैं, देन उस पर राष्ट्रपति की साइन होने चाहिए, तभी वो वैलिड होगा, ठीक है। तो इसका इसी में मतलब है, कार्यपालिका का कोई भी काम राष्ट्रपति की अथॉरिटी से होता है, ठीक है, उनकी परमिशन से होता है, यानी कि उसमें उनके साइन की जरूरत है। कोई भी कार्य राष्ट्रपति की अथॉरिटी से होता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति उसको परमिट करते हैं देन आप उसे एक कार्य बना सकते हो और वो देश हित में लगेंगे। अगर राष्ट्रपति का उस पर साइन नहीं है, वो ऑथराइज नहीं है थ्रू राष्ट्रपति, देन उसका कोई मतलब नहीं है। तो अनुच्छेद 70 में क्या बताया? कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो भी कार्य है वो राष्ट्रपति की सहमति से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? तो कौन सी धारा? सेक्शन 5। 2019 में जो मुस्लिम महिलाओं को लेकर तलाक का विवरण दिया था उसी के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। उन महिलाओं को गुजारे के लिए पति द्वारा दी गई राशि या भत्ता है, ठीक है, अलाउंस है, जो कि आफ्टर एलिमनी फॉर्म मिलता है। तो किसमें? सेक्शन 5 यानी कि धारा 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आप देख लो। नेक्स्ट, which of the following illustration shows the mitochondrial structural details? तो इसमें से कौन सा है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को समझाता है या संरचना के बारे में बात करता है? ऑप्शन बी, ठीक है। तो क्या होगा? 3 का बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? कार्ल वेंडा द्वारा, कार्ल वेंडा द्वारा नामकरण, ठीक है। काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस। इसमें जो ऊर्जा होती है, इसमें
ऊर्जा का संग्रह यानी कि जो स्टोरेज है, संग्रह एटीपी अणु के रूप में होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एनर्जी को जो एटम्स होते हैं उसका मतलब क्या है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु के रूप में होता है, यानी कि ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, अणु के रूप में होता है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ये अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, यानी कि खुद की प्रोटीन भी बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यही था। इसका जो बाहरी आवरण होता है वो खुरदरा होता है और अंदर वाला होता है वो मुड़ा होता है। ठीक है, 2 लेयर से बना होता है, 2 परत का बना होता है। नेक्स्ट देखो, मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये किस वर्ष शुरू किया गया था? सन 2023 में। ठीक, सन 2023 में इसको शुरू किया था। किसने शुरू किया था? उस टाइम की महिला विकास मंत्रालय का जो मिनिस्टर थे, स्मृति ईरानी द्वारा किस लिए शुरू किया गया था? 18 से 20 वर्ष के बच्चों द्वारा इंस्टा एंड एफबी पर रील्स बनाने के लिए, जो कि उनके फ्यूचर में अच्छा रह सके, रील्स बनाने के लिए। ठीक है, तो कब शुरू किया गया था? जून 2023 में। किसके थ्रू? स्मृति ईरानी द्वारा। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 24 के बाद में चेंज हो चुके हैं। और क्या काम था इसका, इस अभियान का, नए भारत के सपने का? 18 से 20 वर्ष के बच्चों को इंस्टा एंड एफबी पर रील्स बनाने के लिए प्रमोट करना, विच इज वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग ए फ्यूचर फॉर स्टूडेंट्स एंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उनमें से फाइंड करना व्हाट इज इनकरेक्ट। ठीक है, उनमें से क्या इनकरेक्ट है? तो देखिए, पहला, बसा और तेल समय के साथ अपचयित होते हैं और उनसे दुर्गंध आने लगती है। पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, यही गलत है। ठीक है, बसा और तेल रिड्यूस्ड नहीं होते, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ठीक है, ऑक्सीकृत होते हैं। तो राइट क्या होगा? ऑक्सीकृत होते हैं और उसके बाद उनमें से दुर्गंध आने लगती है, यानी कि बदबू आने लगती है, यानी कि वो बासी हो जाते हैं। तो क्या होगा? अपचयन की जगह ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है तब उनमें से दुर्गंध आती है, जो बसा और तेल है। तो राइट भी कर लेना इसमें से, बसा और तेल ऑक्सीकृत होकर बासी यानी कि स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। फिर बदबू आती है उनसे। ठीक है, फिर बदबू आती है। ये रहा राइट आंसर, ऑक्सीकृत होकर बासी होते हैं, फिर बदबू आते हैं। तो ध्यान रखना, अपचयन यूज मत करना, रिडक्शन यूज मत करना, क्या करना? ऑक्सीकृत होकर। आपको इनकरेक्ट फाइंड करना था। एंड द ऑप्शन फर्स्ट गिव्स यू फॉर्मल इंफॉर्मेशन अबाउट क्या होगा। ठीक है ना, इसके बारे में। तो फैट्स एंड ऑयल्स गेट रिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड स्मेल बैड। ठीक, जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी? बैड होगी, यानी कि बासी हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे। तो क्या होगा? पहला। अब सेकंड में देखो, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। बिल्कुल राइट है। जो भी आपके खाने हैं उनको बासी होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। मैंने बताया था ना, ऑक्सीकृत होकर खराब होते हैं तो क्या बनाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, जिससे कि वो खराब ना हो। तीसरा देखो, चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स निर्माता नाइट्रोजन फिल करते हैं। बिल्कुल, आप चिप्स वगैरह खोलते हो, चिप्स है, कुरकुरे, कुछ भी, तो उसमें क्या भरा रहता है? नाइट्रोजन गैस, जिससे कि उनमें बदबू ना आए, खराब ना हो, सीले ना। नेक्स्ट देखो, फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, दे बिकम रेसिड। बिल्कुल राइट है। अगर वो ऑक्सीकृत होंगे तभी क्या होंगे? बदबू देने वाले, यानी कि खराब होंगे, बासी होंगे। तो ऑक्सीडाइज, यहाँ पर ए उपचयित है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल राइट है, ऑक्सीडेशन इसका मतलब है। सो क्या होगा? जो खराब क्या था? स्टेटमेंट कौन सा था? फर्स्ट वाला था। ऑक्सीकृत हो जाने के बाद बासी होते हैं, ना कि अपचयन हो जाने के बाद बासी होते हैं, बदबू देते हैं। तो समझ गए ना, इसका मतलब क्या था? पहला था। नेक्स्ट चलो,
निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? ये था आपका 1858 का एक्ट, जिसके थ्रू लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया और जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश कंपनी से छुड़ाकर सीधे इंग्लैंड के राजा या रानी को दे दिया गया। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का मतलब है ब्रिटिश राजशाही को दे दिया गया, यानी कि कंपनी का शासन बिल्कुल खत्म हो गया। तो क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इससे जुड़ी बात क्या है? 1858 में लॉर्ड कैनिंग को भारत का फर्स्ट वायसराय बनाया गया। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब खत्म हुआ, कब डायरेक्टली ब्रिटिश की राजशाही से भारत में शासन होने लगा, तो आप बोलना 1858 के एक्ट के बाद। 1858 के एक्ट के बाद ब्रिटिश कंपनी को खत्म करके सीधा शासन भारत का ब्रिटिश राजशाही को दे दिया गया, यानी कि वहां के राजा रानी को वो रूल करें हम लोगों पर। ठीक है, और उसी समय उन लोगों ने क्या बनाया? भारत का फर्स्ट वायसराय, जो कि कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। और लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? लॉर्ड कैनिंग ने आपका विधवा पुनर्विवाह में, जो विधवा पुनर्विवाह था उस पर हस्तांतरण किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कारण। ठीक है ना, जिससे कि भारत में विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी मिल सके। ठीक, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? तो कौन थे वो? इंडिया, अपना प्यारा भारत। ठीक है, इसने पाकिस्तान की टीम को हराकर भारत ने एक कब शुरू हुए? पुरुष एशियाई हॉकी एक कब स्टार्ट हुए? तो शुरुआत लिखना आप, शुरुआत 2011। कुल टीम, एशिया की टीम है ना, तो कुल टीम कितनी थी? 6 में कौन कौन था? भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, चीन, साउथ कोरिया, जापान। ये 6 देश थे, जिसमें से जो फाइनल हुआ था, फाइनल भारत एवं पाक के बीच में, पाकिस्तान के बीच में हुआ था। विजेता कौन था? यानी कि विनर कौन था? विजेता था भारत। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एक ट्रॉफी अपने नाम की थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कौन था इसका विनर? भारत। कब स्टार्ट हुआ था? 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिलप्पथकारम 5वीं-6वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया? तो आप नाम देना, इलंगो आदिगल के द्वारा। ये तमिल साहित्य का एक काफी इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण विवरण है। इसमें 3 राजवंशों के बारे में बताया गया है। ठीक, इसमें क्या बताया गया है? 3 राजवंशों के बारे में बताया गया है, उनकी कल्चर कैसी थी, ट्रेड किस तरीके से होता था के बारे में बताया। कौन कौन से थे वो 3? चोल साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य एवं चेरी वंश के बारे में। जो चेर वंश है उस वंश के बारे में इसमें बताया। तमिल साहित्य का बड़ा महाकाव्य, ठीक है, ये था, किसने लिखा? इलंगो आदिगल ने। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से ढूंढना है आपको कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए, पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था में मुख्यतः निजी हस्तक्षेप पर केंद्रित है। ठीक है, निजी हस्तक्षेप पर केंद्रित है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर पर इस पर केंद्रित है। पंचवर्षीय योजना क्या केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए बनाई गई थी? गलत। ठीक है, 92 से 97 में आया था, उसमें निजी हस्तक्षेप किया था, यानी कि प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया गया था, जो आपकी नरसिम्हा राव की 5 ईयर प्लान था। ठीक है,
तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, जबकि आपको क्या फाइंड करना है, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि सरकार द्वारा बनाई जाती है, योजना आयोग उसको बनाता है, ठीक है, नीति आयोग उसको बनाता है, तो सरकार का ही हस्तक्षेप रहता है, ठीक है। तो कौन सा होगा नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन। थर्ड और फोर्थ भी देख लो, पंचवर्षीय योजना सदैव तृतीय के क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तृतीय के क्षेत्र के विकास पर बिल्कुल नहीं है, सभी क्षेत्रों को कंपेयर करती है। पंचवर्षीय योजना सदैव बाजार उन्मुख गतिविधियों पर जोर देती है, नहीं, ये कृषि के विकास यानी कि सब तरफ ध्यान देती है, जरूरी नहीं कि केवल बाजार उन्मुख यानी कि स्टॉक्स की बातें करें। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर, पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में किस अनुपात में है। जो ग्रामीण आवास योजना PMAY, आपको ध्यान होगा, PMAY, इस योजना की बात हो रही है, 2016 में स्टार्ट की थी, और क्या नाम था इसका पहले, इंदिरा आवास योजना, उसी को चेंज करके इन्होंने इस योजना को बनाया, इंदिरा आवास योजना को का परिवर्ती रूप, ठीक है, पहले भी चलती थी ऐसी, लेकिन नाम क्या था, इंदिरा आवास, ठीक है, योजना का परिवर्ती नाम, और ये नाम क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत मैदानी भागों के लिए, इसके तहत मैदानी भागों के लिए जो सरकार और राज्य का यानी कि केंद्र और राज्य का जो कॉम्बिनेशन है भागों के लिए, वो कितने का बना था इन लोगों में, 60 और 40 का, तो कौन सा होगा, ऑप्शन 3। अच्छा, एक और पूछ रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अनुपात क्या लगाया है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए इस अनुपात को क्या बोलेंगे, पर्वतीय क्षेत्र के लिए, ये भी ध्यान रखना, किसी में ये पूछ ले पर्वतीय क्षेत्रों में कितना, तो वो होगा आपका 90 और 10। इसके तहत कितना रुपया प्रोवाइड किया जाता है मैदानी भागों के लिए, कितना रुपया दिया जाता है सरकार के थ्रू, 1,20,000 रुपए मिलेंगे आपको 25 गज का मकान बनाने के लिए, समझ गए ना, सरकार के थ्रू अगर आप इस पर रजिस्टर्ड करते हो, आप गरीबी रेखा के अंडर में आते हो या फिर किसी भी समुदाय हो जिसका इसमें वर्णन किया गया है, तो आपको 1,20,000 मिलेंगे, 20,000, अभी थोड़ा बढ़ा दिया है, पहले 20 गज के मकान के लिए था, अब है टोटल 25 गज के मकान के लिए। और इसमें आपको जो पर्वतीय क्षेत्र में अगर आप मकान बनाना चाहते हो, पर्वतीय क्षेत्र में आप मकान बनाना चाहते हो, तो आपको 1,30,000 रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये पैसा भी ध्यान रखना, और जो रेशियो है जो कि केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया है वो है 60 और 40 का, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रधानमंत्री ग्राम योजना। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था, ठीक है, जो रेवेन्यू मिनिस्टर था वो कौन थे, टोडरमल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सारे टैक्सेशन को, सारे स्टोरेज को, सारे कलेक्शन को, सब कुछ को टोडरमल ही देखते थे, तो क्या होगा, टोडरमल। अब्दुल रहीम खान खाना, ये क्या थे, कवि थे, आपने इनके दोहे भी सुने होंगे, रहीमन धागा, ठीक है ना, ये कवि थे। नवरत्न थे, ध्यान रखना, ये चारों के चारों नवरत्न है। ये मुल्ला दो प्याजा कौन था, रसोईया था, काफी फेमस रसोईया था। और तानसेन क्या थे, गायक थे, ठीक है। चारों के चारों कौन है, अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न, ठीक। यहां कौन पूछा था, रेवेन्यू मिनिस्टर पूछा था, तो रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे, टोडरमल, ठीक है। नेक्स्ट चलो, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली स्थानीय हवा कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, गर्मियों में लू, क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, ठीक है। कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, कि लू का सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ रहता है, राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर एरियाज में, ठीक है। ये गर्मियों के दौरान चलती है, मई से जून में इनका प्रभाव काफी ज्यादा रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। यहाँ पर पूछा था गर्म हवा को, तो क्या बोलते हैं, लू। नेक्स्ट देखो, भारत की जनगणना के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो कि कितने दिन काम करे, आपको उन दिनों को बताना है।
तो बच्चों वो था 185 दिन से कम काम करता है ना, 183 या 85 है, उसको सीमांत श्रमिक बोलते हैं। तो क्या होगा इसमें, थर्ड ऑप्शन, एक वर्ष में 183 दिनों से भी कम यानी कि 6 महीने से भी कम करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सीमांत श्रमिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम स्थित है? तो कौन सा है वो जगह, कर्नाटक का बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलोर में नृत्य ग्राम स्थित है। 1990 के अंदर 1990 में प्रतिमा देवी ने इनको कर्नाटक में ओपन किया। ठीक है, और उसके बाद में इसमें ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम यानी कि शास्त्रीय नृत्यों की शिक्षा दी जाती है। पूरा की पूरा गांव यानी कि गुरुकुल शास्त्र भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की शिक्षा देता है। ठीक है, तो कौन सी जगह पर है वो, बेंगलोर कर्नाटक में। नेक्स्ट देखो, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? तो कौन सा होगा, ऑप्शन 4 1936, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। कहां पर हुआ था 1936 का, 1936 का जो ओलंपिक था उसका नाम था बर्लिन ओलंपिक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यही लास्ट मैच था जिसमें भारत की तरफ से भारत जीता भी, और जीता किसके कारण, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, हॉकी का जादूगर जिनको बोलते हैं मेजर ध्यानचंद, लास्ट टाइम में हिटलर के सामने इन्होंने ही मैच खेला था और उन्हीं की टीम यानी कि जर्मनी को हराया था। इनको हिटलर ने जर्मनी की नागरिकता भी ऑफर की थी, बट इन्होंने भारत के ऊपर नागरिकता भी छोड़ दी। लेकिन देखो भारत में क्या किया गया, इनको कभी पूछा ही नहीं गया। बाद में इनके नाम पर अवार्ड और उसकी शुरुआत हुई जब इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता है, यानी कि और ज्यादा उसको इंप्रूव करो जिससे कि वो मार्केट में बिक सके। तो ऐसी कौन सी चीज है भाई, मध्यवर्ती माल, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मध्यवर्ती माल, यानी कि उनको और अच्छा करके ज्यादा पैसों में बेचा जा सकता है मध्यवर्ती माल में। तो ध्यान रखना, फैब्रिक्स यानी कि रेशे, जिनसे और अच्छे कपड़े बन सके। आप जानते हो कपड़ा बेचने में सबसे आगे कौन है आपका, बांग्लादेश। तो ठीक है, रेशे। दूसरा है अनाज। ठीक है, अनाज, भाई अनाज जितना अच्छा करो उनसे बेकरी के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। रेशे जितने अच्छे बनाओगे उनसे अच्छे कपड़े बन सकते हैं, यही मध्यवर्ती माल है। ठीक है, इन्हीं को और अच्छा करने के कर सकते हो आप, आर्थिक प्रक्रिया में और ज्यादा परिवर्तन कर सकते हो। यही आपसे पूछा था, तो मध्यवर्ती माल भी देख लो, रेशे हैं, अनाज है। ठीक है, उस इंडस्ट्री को बढ़ाने में कामयाब, भाई आपका रेशा इतना अच्छा होगा उतना ही अच्छा कपड़ा होगा। सिल्क का रेशा सूती वस्त्र से कई ज्यादा मतलब चमकीला और अच्छा होता है। तो रेशे रेशे का फर्क है, उसी तरीके से अनाज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली जिसको 1798 से सहायक संधि स्टार्ट किया इन इंडिया में। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में सहायक संधि का परिचय दिया भारत में, और भारतीय राज्यों को विवश किया कि वो इसको अपनाएं। इससे क्वेश्चन आता है कई बार, पहले देख लो सहायक संधि का मतलब क्या है। सहायक संधि थोड़ा सा लास्ट में क्या था, सहायक संधि इसके अनुसार भारतीय रियासतों को भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सेना रखनी होती थी, ब्रिटिश सेना रखनी होती थी, और उसको पेमेंट भी करना होता था, रखनी होती थी विद पे। ठीक है, जबकि उनको जरूरत भी नहीं थी, इन्होंने बस थोप दिया कि हमारे सैनिक आपके राज्य में रखेंगे। अब उसके कारण क्या हुआ कि उन सैनिकों की निगरानी में राजा को रहना पड़ता, उस राजा की सेना को भंग कर दिया जाता था। इनकी सेना को खड़ा करो, फिर उनको पैसे भी दो, और बदले में आपको रक्षा का आश्वासन देते थे। ठीक है, तो काफी गलत रणनीति थी। इसके तहत सबसे पहले जो राज्य आया, या सबसे पहले जो क्या बोलते हैं रियासत कंट्रोल में आई अंग्रेजों के, वो क्या थी, हैदराबाद। हैदराबाद रियासत द्वारा सहायक संधि को
सबसे पहले अपनाया गया, सबसे पहले अपनाया गया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सहायक संधि को अपनाने वाला प्रथम रियासत कौन सी थी, तो आप बोलना हैदराबाद थी। और किस किस को, सितारा, मैसूर, सतारा, होयसल, जयपुर, जोधपुर, पेशवा, ठीक है। इन सबको किन्होंने अपना, इन सब ने क्या किया था, सहायक संधि बाद में अपना ली थी। सबसे पहले किसने अपनाई थी, हैदराबाद ने। क्या था इस सहायक संधि में, क्या आपके राज्य को दूसरे राजाओं से बचने के लिए ब्रिटिश सेना, सॉरी ब्रिटिश कंपनी सेना प्रोवाइड करती थी, सेना देती थी, जिसको आपको खुद रखना है और उसको पे भी करना है, ठीक है। तो ये था। तो कौन होगा, लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि 1798 में स्टार्ट हुई थी। अब नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है, तो क्या बोलोगे, साल्क वैक्सीन, जो कि 1952 में बनाई गई थी और 1955 से पूरे विश्व के लिए इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। जॉन साल्क ने ये वैक्सीन बनाई थी, इसलिए उनके नाम पर ही साल्क वैक्सीन 1952 बनी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका है, तो क्या नाम है, अजिता श्रीवास्तव। इनको 2022 में कजरी गायन के लिए, कजरी गायन जो कि उत्तर प्रदेश की लोक कला है, के लिए पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक है। भारत सरकार की तरफ से इनको पद्मश्री दिया गया है, ठीक है। तीजन बाई को क्या मिला हुआ है, छत्तीसगढ़ की पांडवानी लोक गायिका है, 2019 में इनको क्या मिला है, पद्म विभूषण। इलारुन क्या है, इलारुन चोली के पीछे क्या है, ये सारे गाने इन्होंने ही गाए हैं, ठीक है, एक सिंगर है, ठीक। फिर भी कोई परेशानी हो, 25 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, काफी हेल्पफुल है फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। इनको एक बार ध्यान रखा जाए कि किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करें, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसके बाद में फिर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो या जो भी प्रॉब्लम हो, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिख दिया करिए, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन किया जा सके, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।